Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 9th August, so let's get started. Today the discussion might get a bit lengthy because there are too many important stuffs for a UPSC exam, so let's look at them one by one. First is Mohammad Yunus led Bangladesh interim government sworn in. Okay, so he will work as an advisor. इनके अलावा और भी एडवाइजर हैं बट ऑब्वियसली जिस तरह से चीजें अभी बांग्लादेश में चल रही हैं उतना ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हमने इसके बारे में दो पर्सपेक्टिव से अपने पिछले कुछ डिस्कशन में बात कर ली है। एक जो रीजनल लेवल पर इससे जो इंस्टेबिलिटी आई है इंडिया के अक्रॉस लगभग सभी कंट्रीज में एक्सेप्ट भूटान। ओके, भूटान भी चाइना के साथ बायलैटरली डिस्कस कर रहा है हमारे अगेंस्ट, वो भी उतना ज्यादा इंडिया अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के टाइज में क्या इशू आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। एंड थर्ड थिंग इज हमने शेख हसीना के साथ जुड़ी हुई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज एज वेल एज उनकी अचीवमेंट्स को भी देख लिया था। राइट, सो दिस टॉपिक वी हैव डन थॉरोली। Next is former Bengal Chief Minister Buddhadev Bhattacharjee dies. Okay, you can call him as the last honest politician. I'm using the word last because even Modi ji is not that honest, but this person was really honest person. लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी उस वजह से एक्चुअली बंगाल को नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि काफी ज्यादा सोशलिस्ट तरफ चले गए थे। उस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा देखने को मिला बंगाल में, लेबर राइट्स को ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया था, उस वजह से बार बार स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट और इंडस्ट्रीज ने बंगाल से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। आरबीआई होल्ड रेपो रेट एट 6.5% फॉर 9th टाइम इन ए रो। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा, बाय मंथली ये सब किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का और रेपो रेट का जो इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में मनी सप्लाई पे, वो सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं पहले इकोनॉमी में। आज हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो अगर हमें ये डिस्कस करना भी होगा रेपो रेट का इम्पैक्ट ओवरऑल मनी सप्लाई पे, तो वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे या फिर इकोनॉमी की स्टैटिक सीरीज में हम डेफिनेटली करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ पॉलिटी स्टैटिक सिलेबस रिविजन। ओके, ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। दिस विल कम एट जस्ट 1000 रुपीज। ठीक है, ये सेपरेट कोर्स होगा पॉलिटी का। आगे चलते हैं। बायपार्टीसन कॉल टू डिक्लेयर वायनाड लैंडस्लाइड एज नेशनल डिजास्टर। नो, इसमें आप ये सोचिए कि अगर हम इस वायनाड लैंडस्लाइड को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि रीजनल पार्टीज डिमांड कर रही हैं, इससे क्या मिलेगा केरल को, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से हमें ये सोचना है। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेते हैं। 6-7 चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंस। A national disaster declaration usually bring in additional financial aid from the central government. This can be used for immediate relief, rehabilitation, and long-term reconstruction effort. All right. First thing is financial assistance. Second is expedite relief measure. It can lead to faster and more organized response with central agencies stepping in to provide manpower, resources, expertise that state might lack. थर्ड इज वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसे दोबारा रिस्टोर करेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड लाइकली फंड द रीबिल्डिंग ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, पब्लिक बिल्डिंग्स, ensuring quicker restoration or normalcy. Third is enhanced resource mobilization. Central forces such as NDRF could be deployed more extensively, providing specialized assistance in rescue and recovery operation. Compensation and support for affected people. Victims of the disaster could receive better compensation package, including support for rebuilding their homes, business, and livelihoods. लॉन्ग टर्म में जो रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, दिस डेक्लेरेशन कुड लीड टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू फ्यूचर डिजास्टर सच एज इंप्रूव्ड लैंड यूज प्लानिंग, बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अगली बार जब ये डिजास्टर्स आए तो उसके लिए हम बेटर प्रिपेयर हो पहले से। National attention. This disaster would receive more national attention, potentially leading to better media coverage, increased donation, and more volunteer support from across the country. All right. So, in short, declaring Wayanad landslide as national disaster would likely to bring in substantial support, resources, funding, enabling the state to manage the crisis more effectively and recover faster. ऑलराइट, सो न्यूज हमारे काम की नहीं थी, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, इसी को नहीं किसी भी चीज को, जैसे कई बार फार्मर्स डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ जो ड्रॉट आया है उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कीजिए, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अच्छा कंपेंसेशन मिलेगा, रीबिल्डिंग पैकेजेस मिल सकते हैं आपको। ऑलराइट, उसके अलावा आपको नॉर्मल सी करने के लिए और फंड दिया जा सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए जाएंगे आपके यहाँ एंड ऑल दोस थिंग्स। सेकेंड इशू इस पेपर से है हमारे लिए, आंध्र प्रदेश सी कर्नाटका हेल्प टू एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट।
अब काफी एलिफेंट्स की डेथ होती है, ठीक है, कई बार एनिमल्स ह्यूमंस की तरफ से किलिंग हो जाती है क्योंकि ये उनकी फील्ड में आ जाते हैं, सम टाइम रेलवे वगैरह से टकरा के किल मर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं आखिर हम इसको किस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं। This requires a multifaceted approach that balance the needs of the local communities with conservation of the elephants. First is we need to restore their habitat and protect them. Restoration of elephant corridors, protect and restore natural corridors used by elephants to move between the habitats, and this reduces the chances of them straying into human settlement. अब देखिए ये होता है कि जैसे आपने कहीं से हाईवे निकाला, ठीक है, इधर भी एलिफेंट्स की डेंसिटी अच्छी है, इधर भी अच्छी है। अब अगर ये बीच बीच में यहाँ से ऊपर से क्रॉस करते रहेंगे तो फिर कभी ना कभी कंफ्लिक्ट होंगे, रात में हो सकते हैं, कभी कोई फास्ट व्हीकल होगा तो हो सकता है, राइट। सो बेटर ये होता है कि जहां से ये शुरू हो रहा है एलिफेंट कॉरिडोर, वहां से हम एलिवेटेड रोड बनाएं ताकि नीचे से इन एलिफेंट्स के जंगल उसी तरह से रहें और वो नीचे से अपनी मूवमेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा ब्रिज के फॉर्म में जाने की जरूरत होती है। अगर हम वहीं से हाईवे निकाल देंगे बीच में से तो फिर वो आज नहीं तो कल कंफ्लिक्ट होने, राइट। Second is afforestation, reforestation. Reforestation project in degraded areas can help create more habitat for elephants, reducing their need to venture into human habitat areas. अगर आप उनके जंगल ही कम करते जाओगे तो फिर देर सवेर उन्हें ह्यूमन एरियाज में ही आना होगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इलेक्ट्रिक फेंसिंग मतलब एकदम शॉर्ट सर्किट, बहुत बहुत शॉर्ट, एकदम माइनर सा झटका लगा और वो समझ जाए कि इस तरफ नहीं जाना है। Early warning system. We can implement the GPS tracking and drones to monitor elephant movement and provide early warning to villages. Second is install low voltage electric fences around vulnerable agriculture areas to deter elephant without harming them. Right? This is second thing. अभी वो भी देखेंगे हम, बी हाइव्स और उन सबको यूज कर रहा है रेलवे। थर्ड इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स आप खुद से रीड कर सकते हैं। ऑल्टरनेट लाइवलीहुड एंड कंपनसेशन स्कीम। एनकरेज द क्रॉप वेराइटीज दैट इज लेस अट्रैक्टिव टू एलिफेंट्स और शिफ्ट टू नॉन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड इन कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज। अब अगर आप ऐसे क्रॉप ग्रो कर रहे हो जो एलिफेंट को भी पसंद है, जैसे गन्ने, राइट, शुगर केन, तो फिर वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। तो बेटर है कि आप ऐसी क्रॉप ग्रो कीजिए विच आर लेस अट्रैक्टिव टू एलिफेंट्स। Second is compensation scheme. Ensure timely and adequate compensation for the crop and property damage caused by elephants to reduce the economic impact on the farmers. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सेफ पैसेज वे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे से उनके जो कॉरिडोर्स हैं वो कनेक्टेड हो, आप ब्रिज के फॉर्म में बना लीजिए। सेकेंड इज बैरियर फ्री स्ट्रक्चर, दैट इज डिजाइन वाटर बॉडीज, वेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन वेज दैट एलिफेंट कैन यूज देम सेफली विदाउट गेटिंग ट्रैप्ड और इंजर्ड। और कई बार देखिए ये इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि उनके जंगलों में हमने देखा अधिकतर आजकल वाटर रिसोर्सेज पूरे पॉल्यूट हो रहे हैं वहां के भी, ठीक है, इंडस्ट्रीज की वजह से। अगर वो वाटर पॉल्यूट होगा तो फिर वो पीने के पानी के लिए ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ फार्मलैंड्स में ही आएंगे। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, देयर बिहेवियर स्टडीज एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट। Conduct research on elephant behavior to better understand the cause of conflict and develop more effective mitigation strategies. And population management, managing elephant population through translocation of fertility control may be necessary to reduce pressure on specific areas. इसलिए आपको कई बार सुनने को मिलता है केरल से, तमिलनाडु से एलिफेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं टुवर्ड्स झारखंड एंड उड़ीसा। पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, लैंड यूज प्लानिंग एंड स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सब आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, इंटर स्टेट कॉपरेशन ताकि ट्रांसलोकेट किए जा सके इधर उधर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ एंड इंटरनेशनल बॉडीज। मिटिगेशन टेक्निक्स, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, वन इज चिली फेंसिंग एंड सेकंड इज बीहीव फेंसिंग, ठीक है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बीहाइव को रेलवे ने ज्यादा यूज किया है। बीहाइव इज ए नेचुरल डेटरेंट, कैन बी इफेक्टिव बिकॉज एलिफेंट्स टेंड टू अवॉइड द बीज, ठीक है। हम लोग ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे रेलवे स्टेशन के अलग अलग सिग्नल्स पे या फिर हाईवे के सिग्नल्स पे, जहां पे एलिफेंट को समझ में आ जाए यहाँ पे बीस की आवाज आ रही है तो वो उस रास्ते को अवॉइड कर देते हैं, फिर वो कहीं और से निकलते हैं। Second is chili fencing. Using chili powder mixed with engine oil on fences or cloth barriers deter elephant due to their pungent smell. ठीक है, ये पॉइंट आपके आंसर में डेफिनेटली होना चाहिए, तभी आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो एलिफेंट फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। प्रमोट इको टूरिज्म दैट सपोर्ट एलिफेंट कंजर्वेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लोकल पीपल। एंड सेकंड इज balance development and conservation by integrating wildlife conservation into regional planning and developmental projects. ओके, तो यहाँ पे हमने 8-9 पॉइंट्स देख लिए एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ये हर दूसरे दिन आता रहता है,
कभी केरल के कंटेक्स्ट में, कभी किसी और स्टेट के कंटेक्स्ट में, राइट। तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज इनस्टेबिलिटी इन इंडिया नेबरहुड इज ए कंसर्न। इंडिया के नेबरहुड में मैंने कल भी आपको बताया था, एक एक्सेप्ट भूटान लगभग सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ ट्रबल चल रहा है, राइट। दैट इज वन थिंग। सेकंड इज कि इस वक्त दुनिया शायद अपने सबसे वायलेंट फेज से गुजर रही है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद वो तो फिर भी चलिए 2 कंट्रीज तक की लिमिट है, बट नाटो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसमें। इसके अलावा पूरे के पूरे यूरोप के लिए एक थ्रेट है रशिया की तरफ से कि अगर पूरा यूरोप और नाटो यूक्रेन को हद से ज्यादा मदद करते हैं तो फिर रशिया कभी ना कभी इतना बरसक हो सकता है कि वो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दे। सेकेंड इज इसराइल एंड पैलेस्टीन की जो लड़ाई है वो रीजनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, राइट। हमने वो सब देखा था, हिजबुल्लाह, हमास, साउदी रेबल्स सपोर्टेड बाय ईरान। इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस अभी भी है इराक और सीरिया में, ठीक है। सऊदी अरेबिया ईरान में बनती नहीं थी, बट चाइना ने मीडिएट किया बीच में। टर्की अपने आप को समझता है कि इट इज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इवन टर्की का आप देखेंगे अगर रोल, तो वो मॉलडीव्स में भी अपने आप को और स्ट्रेंथन करता जा रहा है। मॉलडीव्स के साथ भी टर्की का कॉपरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड टर्की इज ऑलरेडी नाटो मेंबर। अजरबैजान एंड आर्मेनिया की कंफ्लिक्ट हमने अभी थोड़े दिन पहले देखी, राइट। तो इस वक्त वर्ल्ड अपने सबसे ज्यादा वायलेंट फेज में है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो इसमें इंडिया को क्या जरूरत है? इंडिया को इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिजिनाइजेशन ऑफ इट्स डिफेंस प्रोडक्शन। अभी लेक्चर हद से ज्यादा लंबा हो जाता अगर मैं इसमें ये भी डाल देता कि इंडिया ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजिनाइज करने के लिए क्या किया है, तो ये हम अगले 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको फोकस करूंगा ज्यादा ध्यान देने के लिए कि हम क्या कोलैबोरेशन और को प्रोडक्शन कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ डिफेंस में, राइट। क्योंकि आपको 1-2 तो याद रहता है, ब्रह्मोस आपको याद रहेगा, थोड़ा बहुत आपको AK-47 या सॉरी असॉल्ट राइफल याद रह सकता है जो हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं, या बराक मिसाइल इसराइल की, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ दिमाग में नहीं आता है बच्चों के। बट मैंने यहाँ पे 6-7 पॉइंट्स आपके लिए डाल दिए हैं जिसमें आप देख सकें कि हम कैसे कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन को प्रोडक्शन, को डिजाइनिंग, राइट। बिकॉज हमें सिर्फ बायर सेलर की रिलेशनशिप नहीं रखनी है, चाहे यूएस के साथ हो, इसराइल के साथ हो, रशिया के साथ हो। हमें साथ मिलकर प्रोड्यूस करना है ताकि वो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को बनाने में हमारी भी मैन पावर ट्रेन हो पाए, और फिर कल को अगर दुनिया में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमारे खुद के साइंटिस्ट इंजीनियर्स उतने एनेबल हो, क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो कि वो खुद से प्रोडक्शन कर सके और इंडिया को इंपोर्ट पर डिपेंड ना रहना पड़े डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए। The world is in most violent phase of its existence since World War II. India has its own share of security challenges like proxy war with Pakistan in Jammu region. There is sudden escalation that we are now seeing south of Pir Panjal. ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था जम्मू का। The prolonged border dispute with China is yet to abate. So India's quest for indigenization is central to maintaining this strategic autonomy. यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज करा है वूका, दैट इज वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी। इस तरह के कीवर्ड्स अपने आंसर में प्लीज लिखिएगा, जरूरी है। दिस इज इम्पैक्टिंग द ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन स्पेशली फॉर एम्यूनिशन। अब मैं आपको दिखा देता हूं वो प्रोजेक्ट्स जो हम लोग तैयार कर रहे हैं आपस में। India has engaged in notable collaboration with other countries for co-development and co-production. You should use these words in your answer: co-production and co-development of defense equipment. These partnerships helped India to gain access to advanced technologies while strengthening its domestic defense manufacturing capabilities. First and most important is BrahMos. रशिया के साथ कर रहे हैं हम लोग, राइट। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है वो हम पहले समझ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। ओके, इट इज को डेवलप्ड बाय DRDO एंड रशिया's Machinot. The missile is produced by BrahMos Aerospace. It is a joint venture between two countries. ठीक है, और ये मिसाइल अब हमने आर्मी के लिए भी बना चुके हैं, नेवल वेरिएंट भी बना चुके हैं इसका, और एयरफोर्स वेरिएंट भी बना चुके हैं, और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर कंट्रीज को लाइक फिलीपींस एंड वियतनाम। सेकेंड इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन इज विद इजराइल, बराक मिसाइल, ठीक है। ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया की तरफ से भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड इजराइल की तरफ से IAI। ये याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कहां करेंगे, हम इसको नेवी के लिए यूज करेंगे। थर्ड इज AK-203 असॉल्ट राइफल। ये भी हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं। दिस AK-203 assault rifle is the latest version of AK-47 series being co-produced in India under joint venture between India and Russia. राइट, कहां पे प्रोड्यूस की जा रही है? अमेठी उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट इज यूएसए के साथ M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स। ठीक है, ये छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं जो ऊपर से लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, आप स्मॉल आर्टिलरी समझ लीजिए, बोफोर्स का छोटा वर्जन। ठीक है, यूएसए के साथ कर रहे हैं। आर्टिलरी पीस प्रोड्यूस्ड बाय बीएई सिस्टम, ये अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ही किया जा रहा है। यहाँ पे पार्टनरशिप की है महिंद्रा डिफेंस ने। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, बस ये याद रखना है कि यूएसए के साथ मिलकर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट, यहाँ पे इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस तीनों इन्वॉल्व हैं। तेजस, दिस इज ए इंडिजिनस इंडियन प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय HAL। इसके काफी सारे कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स ये हमने प्रोड्यूस लिए हैं अलग अलग कंट्री से। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएसए की कंपनी है, उसके साथ हमने क्या साइन किया था कि हम इंजन GE404 आप हमें देंगे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। उसी के साथ जो डसॉल्ट एविएशन है फ्रांस का, थेल्स है फ्रांस का, इट हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन एवियोनिक्स जो प्लेन के ऊपर लगाया जाता है, एंड रडार सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग को प्रोडक्शन कर रहे हैं इनके साथ। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया के साथ भी हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स, अगेन स्मॉल आर्टिलरीज। ठीक है, ये इंडियन आर्मी के लिए प्रोड्यूस की जा रही है। L&T ने कोलैबोरेट किया है साउथ कोरियन डिफेंस के साथ। दसॉल्ट राफेल फाइटर जेट, राफेल आप जानते हैं फ्रांस के साथ है। यहाँ पे हमने एक्वायर किया था फ्रांस के साथ, 36,000 करोड़ की डील थी, लेकिन उसमें हमने एक ऑफसेट ऑब्लिगेशन डाला था। दैट इज कि हमने जो टोटल डील की है 36,000 करोड़ की, इसका कुछ परसेंटेज जब फ्रांस को वापस से इन्वेस्ट करना होगा इंडिया में। राइट, इंडिया की ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। राइट, आप अलग अलग इसके राफेल के कंपोनेंट्स और असेंबली पार्ट्स इंडिया में ही बनाएंगे, ताकि और साथ में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे इंडिया को, सो दैट इट कैन लीड टू ए क्रिएशन ऑफ लोकल सप्लाई चेन। नेक्स्ट इज फ्रांस के साथ मिलकर ही हमने बनाई है स्कॉर्पियन सबमरीन्स। P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट इज रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया मैजेगन डॉक लिमिटेड एंड फ्रांस नेवल ग्रुप, दैट इज DCNS। यहाँ पे हमने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई गई हैं यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था फ्रांस ने, असिस्टेंस भी दिया था इंडिया को ये डेवलप करने में। इसके अलावा DRDO जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी एफर्ट विद यूएसए, अगेन India and USA engaged in several co-development projects under Defense Technology and Trade Initiative, that is the DTI. An example is Joint Advanced Technology Effort, which focus on developing next generation technologies. It involves joint research and development in areas such as air-launched unmanned aerial vehicle, advanced jet engine technologies, and surveillance system aimed to develop products that can co-produce in both countries. Right? तो यहाँ पे हमने 9 ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जो हम लोग कोलैबोरेट करके को प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, हमें बायर सेलर वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है। नेक्स्ट किसी सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडिया ने डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यहां करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो डन विद दिस आर्टिकल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अमेंड्स CAA गाइडलाइन और डॉक्यूमेंट टू प्रूव फॉरेन ओरिजिन। अब CAA के बारे में आपको अभी तक याद होगा कि 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 कंट्री से आए हुए नॉन मुस्लिम्स। अब गलती ये हुई है कि हमने श्रीलंका को ऐड नहीं किया यहाँ, क्योंकि वहां से भी काफी सारे तमिल्स आए थे जो आज भी रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं इंडिया के, उनको सिटीजनशिप देने की हमने बात नहीं की। हमने सिर्फ इन 3 कंट्रीज पर ही मेजर फोकस रखा, और यहाँ पे हमने ये कहा कि आप इन 3 कंट्रीज में से वहां की जो अथॉरिटीज थी उनके वहां से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको लेके आना पड़ेगा जो ये इंश्योर करे कि आप वहां के नागरिक थे। अब इसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, यानी कि अब वो डॉक्यूमेंट अगर आपको वहां से नहीं मिल सकते तो आप इंडिया की अथॉरिटीज से भी इशू करवा सकते हो। यूनियन होम मिनिस्ट्री अमेंडेड प्रोविजन ऑफ रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप, that is 2019, that required applicants seeking citizenship to submit a document by any government authorities in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh to establish their roots in these countries. Now, this has been expanded to include any document issued by a state or union government or any quasi-judicial authority in India. आप इंडिया में इशू करा लीजिए तो भी अब ये माना जाएगा। This would give discretion to government officials while processing CAA applications if there are any shortcomings in the documents. The CAA rules also enable local priests, ये पहले अमेंडमेंट किया गया था, हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि जो लोकल प्रीस्ट हैं मंदिर वगैरह के या जो भी हैं, ये लोकल प्रीस्ट या फिर लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन टू इशू द मैंडेटरी सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द फेथ ऑफ एन एप्लीकेंट।
ठीक है, जैसे आप गुरुद्वारा गए, वहां से कहीं से आपने सर्टिफाई करा लिया कि मैं सिख हूँ, ठीक है, मुझे वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, मुझे पूरा नॉलेज है अपने रिलीजन का, आई एम नॉन मुस्लिम, तो आपको वहां से भी सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ठीक है, और अब ये चीज ऑफिशियल्स को भी दे दी गई है कि आप वहां से भी करा सकते हैं। क्लियर? सो वी आर डन विद दीज टू आर्टिकल्स। यहाँ पर आगे चलते हैं। वक्फ बिल पेश किया गया कल, लेकिन इसको भेज दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर। अब देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों के मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। ठीक है, अब ये पहले इसको स्टडी करेगी। अब ये इसलिए भेजा गया है क्योंकि राज्यसभा में गवर्नमेंट को उम्मीद नहीं थी कि इसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे जेडीयू, ठीक है, या फिर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलंगाना की, या फिर इवन नवीन पटनायक के जो उड़ीसा की पार्टी, उसके जो सांसद हैं, कि राज्यसभा में वो सब लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे उनकी जो पॉलिटिक्स है थोड़ी थोड़ी मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। राइट, तो ये भेज दिया गया है फिलहाल के लिए राज्यसभा। अगर यहाँ पर पूरी मेजोरिटी होती बीजेपी के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पे सिंगल बीजेपी, तो फिर ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल्कुल नहीं भेजते, क्योंकि दिस इज वन बिल सिंस 2014 जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा है गवर्नमेंट ने। अदरवाइज ये लोग सीधे पास कराते रहे हमेशा। राइट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ये सब क्या होती है, ये सब हम पॉलिटी की रिवीजन सीरीज में करेंगे। ठीक है, हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे इसको अपनी एप्लीकेशन पे, एंड बहुत अच्छे से, जितना सिंप्लीफाई करके हम पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से करेंगे। और हर लेक्चर के साथ हम लोग एमसीक्यू जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। और डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से भी बात नहीं बनेगी। अल्टीमेटली आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें वहां पर। नेक्स्ट इज असम डिडंट सीक क्लियरेंस फॉर एक्टिविटीज इन सेंचुरी। अब ये सेंचुरी वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है इशू मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है दिस सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? तो इट इज इन असम, बस इतना याद रखिए अभी। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में रहती है तो आ जाता है क्वेश्चन। नो क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्ट नेशन। अब देखिए, ये माना जाता है कि अगर कोई ड्रग इन कंट्रीज में पास हो गई है तो फिर वो अच्छी ही होगी, उसको इंडिया में आके दोबारा से क्लिनिकल टेस्ट करके एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन नहीं डालना है कंपनीज पर, फिर वो दवाई महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटर ने कहा है कि ओके, वी विल वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग्स अगर आपकी ड्रग्स अप्रूव है यूएसए में, यूके में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ईयू में। अगर वहां पे आपकी ड्रग अप्रूव है तो ये मान लेंगे हम लोग बाय डिफॉल्ट कि उसने सारे टेस्ट पास करे होंगे, क्लिनिकल टेस्ट। अब इंडिया में आगे आपको दोबारा क्लिनिकल टेस्ट करके प्रूफ नहीं करनी है अपनी दवाई की एफिकेसी। तो इससे ड्रग इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही, एट द सेम टाइम दोबारा क्लिनिकल ट्रायल्स अवॉइड करने से कॉस्ट भी जो होगी वो कम रहेगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट को भी इसके लिए हेल्पफुल ही रहेगा ये। राइट, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज पेशेंट्स। बट नाउ एट द सेम टाइम कुछ ड्रग्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये दिखाया था कि यूरोपियन यूनियन या वेस्ट वालों की पॉपुलेशन के लिए ये अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अफ्रीका एंड एशियन पॉपुलेशन के लिए ये ड्रग्स अलग तरीके से बिहेव करती है उनकी बॉडी में जाके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ड्रग्स के साथ बहुत बड़ी बीमारियों में कुछ कुछ देखा गया है, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इस बात को इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास यहाँ पे राइट है कि वो इन कंट्रीज के नाम भी चेंज कर सकती है कल को। ठीक है, इसकी जगह हो सकता है कल को वो स्वीडन का नाम दे दे कि स्वीडन भी इसमें आ जाएगा, तो वो गवर्नमेंट ने अपने पास अथॉरिटी रखी है उस चीज की। The decision that will make drugs manufactured outside India more accessible and affordable in the local market. Union government decided to waive the requirement for clinical trials in India if the drugs are approved in the US, UK, Japan, Australia, Canada और यूरोपियन यूनियन। अब इससे एक बेनिफिट और क्या होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां इंडिया आसानी से आ नहीं पाती थी, क्योंकि वो कंपनी सोचती थी यहाँ जाके फिर हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे, तो वो आते ही नहीं थे। ठीक है, फिर हम अगर दवाई डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे तो ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। राइट, तो हमारे पेशेंट्स के लिए एक ये चीज आसान भी होगी, एट द सेम टाइम आप उसको दूसरी चीजों से भी ऐड कर सकते हो, जैसे हेल्थ को और अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने काफी सारी दवाइयों पे इस साल क्या किया था, कस्टम ड्यूटी इस बजट में हटा दी थी, तो ये भी क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बनाने के लिए। इसी तरीके से बनते हैं आंसर्स। ठीक है, ये स्टैटिक वगैरह ये आपको एक फॉर्मेट बना के दे देते हैं, बट जब तक आप उसको करंट से अपडेट नहीं करोगे, लिंक नहीं करोगे, तब तक उतना क्वालिटी नहीं आएगी आंसर में। द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड ए सेट ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ न्यू ड्रग्स, दैट इज ड्रग फॉर रेयर डिजीज, gene and cellular therapy products, new drugs used in pandemic situations, new drugs used for special defense purposes,
New drugs having significant therapeutic advances over current standard will be considered for the waiver. The name of the countries on the current list can be taken off and new ones can be added. ये गवर्नमेंट कर सकती है. CDSCO, इसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट पहले कराया हुआ है. CDSCO ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है. नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन क्या होती है, ये सब मैंने आपको पहले कराया है. अगर आपने मिस किया है तो हम इसको दोबारा कभी कर लेंगे किसी सेशन में. आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कीजिए जो टॉपिक आपने पहले मिस किया है उसको हम आगे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है. बट वो तभी हो पाएगा जब आप मुझे बताएंगे कि ये चीज आपको नहीं पता है या इसको दोबारा कराने की जरूरत है. ऑलराइट. Now, a union government had authorized the exemption of local clinical trials for approval of new drugs under the Rule 101. अब ये Rule 101 है under the New Drug and Clinical Trial Rules of 2019. The central licensing authority with the approval of union government may specify the name of the countries. तो ये जो हमारा CDSCO ये specify कर देगा कि किस कंट्री में अगर आपकी अप्रूव है तो इंडिया में भी अप्रूव मान ली जाएगी. ये ग्रांट करता है परमिशन फॉर कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल अंडर चैप्टर 5. उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो इंडस्ट्री का भी कहना है दिस इज वेलकम एंड प्रोग्रेसिव मूव. काफी टाइम से इंडस्ट्री डिमांड भी कर रही थी ये चीज. द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स बाय एक्सपीडिटिंग द अप्रूवल प्रोसेस एंड फैसिलिटेटिंग फास्टर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिकेशंस फॉर इंडियन पेशेंट्स. ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. आगे चलते हैं. साइंस पेज पर ये दोनों इश्यूज आज हमारे काफी काम के. फर्स्ट इज डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इट्स वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग गिल्ट और द इनोसेंस. यानी कि डीएनए को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग को क्राइम को टैकल करने में किस तरह यूज कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट. दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने लिस्ट बनाई है 30 पैथोजेंस की दैट कुड स्टार्ट द नेक्स्ट पैंडेमिक. ठीक है, और ऐसे ही पैथोजेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज एक्स, जो कि अभी नहीं पता है हमें बट फोर्स इन फ्यूचर में आ सकती है. तो इन दोनों आर्टिकल्स को तैयार कर लेते हैं पहले. डीएनए प्रोफाइलिंग. DNA evidence, while highly valuable, is not always conclusive on its own and must be considered in conjunction with other evidence in a case. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि सिर्फ डीएनए के जो एविडेंस होते हैं वो 100% आपको एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा सकते हैं. उनको हमें यूज करना होता है और भी अदर एविडेंसेस के साथ. The role of DNA in criminal cases. DNA या deoxyribonucleic acid. This is a genetic material present in most living organisms and it carries a unique information that can be used to identify individuals. In forensic science, DNA profiling involves analyzing a specific location on the DNA sequence to create a profile that can be compared to samples found on the crime scene. ठीक है, वो CID वाले डॉक्टर, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ओके, वो वहीं से शायद हम लोगों ने पहली बार सीखा होगा ये सब फॉरेंसिक एंड ऑल. रिलायबिलिटी एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं इसकी कि कितना रिलायबल है और उसके अलावा भी इसमें लिमिटेशंस क्या है. सो डिस्पाइट इट्स प्रिसिशन डीएनए प्रोफाइलिंग हैज लिमिटेशंस. नाउ फोकस ऑन दीस लिमिटेशंस. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड एविडेंस. डीएनए एविडेंस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, a DNA match might indicate a high likelihood that a person contributed the sample, but it does not provide absolute certainty. This probabilistic nature of DNA evidence means that it cannot be sole basis for conviction without corroborating evidence. ठीक है, तो सिर्फ डीएनए किसी के मैच हो जाए इस बेसिस पर कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकता कि तुम ही गिल्टी हो. इसके अलावा और भी एविडेंस आपको देने होंगे. कंटेमिनेशन रिस्क. The collection, storage and analysis of DNA samples are critical to maintaining their integrity. Contamination can occur if samples are not handled properly, leading to false or inconclusive results. Third is inconclusive result. DNA profiling can produce one of the three outcomes. First, या तो मैच हो सकता है, या फिर exclusion, या फिर inconclusive result. Inconclusive result arise when the DNA evidence does not provide clear information, often due to poor sample quality या फिर mixed DNA from multiple sources. Fourth is interpretation challenges. Interpretation of DNA evidence requires expert analysis and even then it is subject to context of the case and other available evidence. Court must weigh DNA evidence alongside other pieces of evidence to determine its probative values. Right? तो ये चार इसकी shortcomings हैं. Legal perspective.
Court has increasingly recognized the limitations of relying solely on DNA evidence. For example, in case you reference, the Madras High Court set aside a conviction in POCSO case where the conviction was based primarily on DNA evidence. ठीक है, कोर्ट ने उसको हटा दिया था कि आपने सिर्फ डीएनए पर बेस इसको ये सजा दी है. The court emphasized that DNA evidence alone without other corroborative evidence is not sufficient to establish guilt beyond a reasonable doubt because of all those four above factors जो हमने देखे. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है? इट हाईलाइटेड दैट डीएनए मैचेस व्हाइल यूजफुल इन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश आइडेंटिटी इन लीगल टर्म्स. The probability of a random match must be considered and DNA evidence should be corroborated with other evidence. तो लॉ कमीशन का भी वही स्टैंड है जो मैड्रास हाई कोर्ट का स्टैंड था. डीएनए एविडेंस इज ए पावरफुल टूल फॉर फॉरेंसिक साइंस बट इट इज नॉट इनफैलिबल. ठीक है, वो यूपीएससी नहीं है जो कहे कि वी आर इनफैलिबल. Its role in the courtroom should be part of larger body of evidence rather than the sole determinant of guilt or innocence, and court must approach DNA evidence with caution, ensuring that it is supported by other credible evidence to avoid wrongful conviction. Okay, so we are done with this article. अब चलते हैं WHO list of 30 pathogens. Here. ठीक है, तो ये आप सेल्फ पढ़ लेना, WHO पैथोजन प्रायोरिटाइजेशन रिपोर्ट. ओके, द आउटकम क्या निकल के आया इसका? द लिस्ट ऑफ 30 प्रायोरिटी पैथोजन दैट पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ. ओके, इसमें क्या एडिशन किया गया और क्या फोकस एरिया रहा है वो देखते हैं. फर्स्ट इज सार्बिको वायरस, दैट इज जो इंक्लूड करता है अपने SARS-CoV-2 को भी. सिग्निफिकेंस, द इंक्लूजन ऑफ Sarbecovirus subgenus, which includes SARS-CoV-2, it highlights the continuing threat of COVID-19 and related coronavirus. Despite global efforts to manage the pandemic, virus remains a priority due to its potential for resurgence, mutation and vaccine escape. ठीक है, ये तीन इसके थ्रेट अभी भी हैं कोविड के, कि ये रिसर्च भी कर सकता है, ये म्यूटेट होके अलग अलग वेरिएंट भी आ सकते हैं इसके, और तीसरा वैक्सीन को भी एस्केप कर सकता है. ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया गया है. निपा वायरस, निपा वायरस दिस इज हाईली लीथल पैथोजन विद नो अवेलेबल क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है. दिस ऑल्सो रिमेन्स ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट. The recent death of 14-year-old boy in Kerala, India due to Nipah virus highlight the ongoing threat in the region where the virus is endemic. Third is Zika and dengue virus. Both Zika and dengue virus, which are transmitted by mosquitoes, have seen recent outbreak in Maharashtra. India is currently dealing with Zika outbreak with over 70 cases reported among pregnant women. Dengue continues to be significant health concern, especially in tropical regions. Delhi may be including. फोर्थ इज इन्फ्लुएंजा ए वायरस, दैट इज H5 टाइप. ओके, H5 इसके भी बहुत वेरिएंट्स है. एनिमल ह्यूमन ट्रांसमिशन. इन्फ्लुएंजा ए वायरस, particularly H5 subtype responsible for avian influenza, is a priority due to potential to cause outbreak across species as seen in recent cases in India and US. Next is bacterial pathogens. Broad public health impact. The list also includes the bacterial pathogens responsible for disease like plague, cholera, pneumonia, dysentery. These diseases remain significant public health challenges, particularly in developing regions with inadequate healthcare infrastructure. So, इन्होंने सर्विलेंस और प्रिपेयर्डनेस को लेकर क्या कहा? According to experts like Subramaniam Swaminathan, the inclusion of these pathogens in the WHO list serve as a directive for governments and health organizations to focus resources on monitoring and controlling these diseases. First is geographical spread, whether the pathogen are spreading beyond their usual areas, जैसे केरल के beyond आ रहा है क्या निपा. Second is virulence and transmissibility, evaluating whether these pathogens are becoming more virulent or easier to transmit. Third is clinical manifestation, observing changes in disease symptoms and severity. And resistance and vaccine evasion, tracking the development of resistance to treatments and the ability of pathogens to evade existing vaccine. Okay. कंक्लूजन यू कैन सेल्फ रीड. मैं आगे चलता हूं बिकॉज हमें काफी सारे टॉपिक्स करने. द मोमेंट फॉर जस्ट ट्रांजिशन लिटिगेशन टू टेक विंग्स. ठीक है, यहां पे ये बात कर रही है जस्ट ट्रांजिशन की, तो इस टॉपिक को देख लेते हैं. पहले केस समझते हैं, केस क्या है आखिर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़े दिन पहले, MK रजित सिंह वर्सेस MK रजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. ठीक है, ये तो याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि करंट में हो रही है चीजें, ये कोट करना आपके आंसर में जरूरी होता है. इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन क्लाइमेट लिटिगेशन.
ये डिसीजन आया अप्रैल 2024 में. दिस sparked extensive discussion with opinions varying widely on its implication. For some, it represents a victory for climate action, while for other, it falls short in protecting endangered biodiversity, especially of Great Indian Bustard. Almost खत्म होने पर है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. सो इस केस में दो की इशू थे. फर्स्ट कोर इशू क्या था? The protection of endangered great Indian bustard from adverse effects of solar and wind energy projects. The concern revolves around the feasibility of undergrounding power ट्रांसमिशन लाइंस टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स हैबिटेट. ठीक है, ये राजस्थान गुजरात में हमेशा शिकायत रहती है कि आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड कर लीजिए, इससे डेथ हो रही है इनकी टकरा के. सेकेंड वॉज द डिबेट हैज ऑफन बीन फ्रेम्ड एज ए चॉइस बिटवीन डीकार्बोनाइजेशन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बट एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. क्योंकि हमें डीकार्बोनाइज करने के लिए सोलार एंड विंड प्रोजेक्ट्स भी लगाने की जरूरत है, लेकिन इन विंड प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो पक्षी हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनकी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है. तो या तो हम अपने इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करने पे बात कर लें वर्सेस बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट करनी है एट द सेम टाइम. तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात हो रही है, राइट. तो यहां पे ये बात कर रही है जस्ट ट्रांजिशन कंसेप्ट की. The application of just transition concept to this case highlighting three main advantages. First, equitable and inclusive climate action. The court existing approach has often prioritized decarbonization over biodiversity protection. ठीक है, क्योंकि अभी तक कोर्ट को ये लगता था कि बायोडाइवर्सिटी अभी छोड़िए, पहले हमें डीकार्बोनाइज करना है, ठीक है, सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है. Just transition framing. This would allow for climate action that does not disproportionately burden vulnerable communities or the non-human environment. It would help balance decarbonization efforts with protection of biodiversity, ensuring that the burdens of decarbonization are distributed more equitably. ठीक है, आप सिर्फ ये बर्डन उन वल्नरेबल कम्युनिटी से मत डालिए जो उधर रह रही हैं कि आप ही लोग पे ये पूरा बर्डन आएगा. नहीं, देयर शुड बी ए बैलेंस. ठीक है, उनके लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल लोगों के लिए जो वहां रह रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ जस्ट ट्रांजिशन टू इंक्लूड नॉन ह्यूमन एंटिटीज एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं, यहाँ पे पक्षियों की भी बात आ गई और जो बायोडाइवर्सिटी में जितने प्रकार की प्रजाति हो सकती है सबकी बात आ गई. तो इसने एक्सपेंड किया इस जस्ट ट्रांजिशन कंसेप्ट को. Traditionally, just transition has focused on protecting human communities affected by environmental regulation and decarbonization. But Supreme Court could break new ground by recognizing the non-human environment, specifically endangered species like Great Indian Bustard, as these entities deserving protection under the Just Transition framework. This would be a significant development in environmental jurisprudence, building on the court's previous recognition of rights of nature and ecosystem. Third is we need to bolster the research and litigation on just transition. The application of just transition in this case could catalyze further research and litigation in India on this concept. जैसे ये कंपनीज वाले अभी पहुंच गए थे कि हम ग्रीन पावर जनरेट करें या इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते फिरेंगे. ठीक है, हम लोग अंडरग्राउंड अगर सारी लाइन डालेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट. तो हमने तो वायर ऊपर ही डाल रखे हैं, इसमें ये पक्षी टकरा रहे हैं तो उसके लिए सरकार कुछ करे. ओके, तो ऑब्वियसली बात है और लिटिगेशन आएंगी कंपनीज की तरफ से. Despite the existence of relevant cases, just transition remains unexplored in Indian climate law and litigation. Introducing this concept in a high-profile case could lead to more comprehensive mapping and analysis of just transition litigation in India, filling a critical gap in legal landscape. So now, what are the broader implications? First is इसका impact renewable energy projects पे क्या होगा? Adopting a just transition approach does not mean halting और decommissioning the renewable energy projects. ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप अपने सोलर विंड प्रोजेक्ट्स बंद कर दीजिए, बट instead it advocates for responsible and informed implementation of these projects. यानी कि आप सोलर पावर और ये सब जनरेट कीजिए, आप इनको इनके ट्रांसमिशन के लिए वायर ट्रांसमिशन लाइन डालिए, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन आप अंडरग्राउंड डाल दीजिए. थोड़ी सी कॉस्ट जरूर बढ़ेगी बट एट द सेम टाइम हमारी बायोडाइवर्सिटी भी तो प्रोटेक्ट रहेगी. Informed implementation of these projects, ensuring that they are not carried out at the expense of vulnerable communities or endangered species. Setting a precedent, if the court adopts this framing, it could set a precedent for the future climate litigation, making India a leader in equitable and inclusive climate action. ठीक है, तो ये इस केस की बात की इन्होंने और बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं कि आखिर जस्ट ट्रांजिशन कंसेप्ट क्या है और कैसा होना चाहिए. ओके, सो इट वाज गुड आर्टिकल. आगे चलते हैं. Why Himalayan town need a different kind of development? बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत डिजास्टर्स आ रहे हैं हिमालयन रीजन में. ठीक है, अर्थक्वेक तो आते थे अब तक, बट लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये कुछ ज्यादा हो रहा है.
ठीक है, तो इस आर्टिकल को समझना भी जरूरी है। ये जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह का कंसेप्ट है, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है मनी सप्लाई पे, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बाकी अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि इस कंसेप्ट को दोबारा समझना है, तो हम इसको किसी और लेक्चर में इंक्लूड कर देंगे। अभी ये सेशन हम और ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते। वाई हिमालयन टाउन नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, इंडियन हिमालयन रीजन, इसमें आते हैं हमारे 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और यहां पे देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अब रैपिड अर्बनाइजेशन एज वेल एज अर्बन ग्रोथ रेट एक्सीडिंग 40% फ्रॉम 2011 टू 21। अब ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है, और हाईवेज को ब्रॉड करना पड़ रहा है, और होटल्स बनाए जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए। However, this growth led to range of challenges as Himalayan town grapple with issues that conventional urban planning models designed for plain areas यानी अदर सिटीज फेल टू एड्रेस एडिक्वेटली। तो हिमालयन रीजन के टाउन्स में क्या सेपरेट चैलेंजेस आ रहे हैं? फर्स्ट इज इनएडिक्वेट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। Himalayan towns, including major cities like Srinagar, Guwahati, Shillong, Shimla, they struggle with basic civic management such as sanitation, waste management, water supply. These towns are not equipped to handle the pressure of rapid urbanization due to outdated planning models and insufficient resources. जैसे शिमला में कई बार इतने टूरिस्ट आ जाते हैं कि वहां पर होटल्स में पानी सप्लाई कम पड़ जाता है। ओके, केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग जाते हैं, हद से ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है वहां पर। Urban local bodies, particularly in Kashmir Valley, is severely understaffed with shortage of up to 75% in human resource, hindering effective governance and service delivery. Unplanned urban expansion. Cities are expanding into their peripheries, encroaching on common village land, forests, even watershed. For example, in Srinagar, there was a significant increase in built-up area and corresponding reduction in water bodies. अब water bodies आप reduce कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वाटर की शॉर्टेज तो होगी, जैसे आज शिमला में हो रही है। दिस अनप्लान्ड एक्सपेंशन exacerbate the environmental degradation and reduces the availability of vital natural resources. एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। द रीजन फेस एनवायरमेंटल प्रेशर फ्रॉम अनसस्टेनेबल टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। ये अनसस्टेनेबल टूरिज्म के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें एक कोटा सिस्टम लागू करना चाहिए कि मंथली कितने टूरिस्ट इस पर्टिकुलर सिटी में अलाउ किए जाएंगे, राइट, ताकि हद से ज्यादा प्रेशर ना पड़े वहां के रिसोर्सेज पर। These activities contribute to water scarcity, deforestation, land degradation, biodiversity loss, pollution, further destabilizing the fragile Himalayan ecosystem. Tourism in particular has seen significant growth, often at the cost of replacing eco-friendly infrastructure and harmful development, leading to long-term ecological damage. अब ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ये आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज प्रेशर फ्रॉम अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, क्लाइमेट वेरिएशन, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारे जो लेक्स थे वो आउटबर्स्ट हो रहा है उनमें, इनअप्रोप्रिएट प्लानिंग मॉडल्स। सॉल्यूशन क्या है इसके? फर्स्ट इज कंटेक्चुअल अर्बन प्लानिंग। जहां की जैसी टोपोग्राफी है वैसी ही वहां की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मजदूर प्लेन एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वही मजदूर आप हिमालयन रीजन में भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो। दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज, राइट। वो वहां के लोकल मजदूर बेटर जानता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है 10 साल बाद या 20 साल बाद इस स्ट्रक्चर में, तो हमें किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी। अगर आप सारे ठेके कॉन्ट्रैक्ट गुजराती कंपनियों को देते रहोगे, वो अपने यहाँ की लेबर ले जाती रहेगी, तो वो वहां का कंटेक्स्ट नहीं जानती हैं, ठीक है। तो आज वो दिख रहा होगा कि सब कुछ स्टेबल है, बट 10 साल बाद हो सकता है कि वो घर धस जाएगा अंदर, जैसा बद्रीनाथ में हुआ अभी, सॉरी जोशीमठ में। Contextual urban planning, geological and hydrological mapping. Every town in Himalayan region should be thoroughly mapped to identify vulnerabilities. Urban planning should incorporate these maps to ensure infrastructure is built with resilience to climate-induced disaster. Bottom-up planning approach. Planning process should involve local communities, ensuring that development is aligned with needs and realities of the region. This approach fosters the community ownership as well as sustainability. ताकि आप इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन ना करें, वाटर बॉडीज को डैमेज ना करें। एक टाइम बेंगलुरु में बहुत लेक हुआ करते थे, हमने अर्बनाइजेशन में सारे लेक खत्म कर दिए और आज वाटर शॉर्टेज हो जाती है बेंगलुरु में। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डिजाइन। कंसल्टेंट ड्रिवन urban planning model should be replaced with a design focused on climate resilience sustainability. Urban design in Himalayas must prioritize eco-centric approaches that are adaptable to regions' unique environmental conditions. Improve financial mechanism, that is
हमें अर्बन फाइनेंसिंग बढ़ाने की जरूरत है। द करेंट इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज विच आर ओनली 0.5% ऑफ जीडीपी शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 1% to provide necessary resources for sustainable development. Sustainable funding sources, Himalayan towns should explore diverse funding resources, including private partnership, फाइनेंस इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अब इसी में हिमालयन स्टेट्स की एक डिमांड याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे यहाँ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स। उनका कहना था कि आप इस पे हमें एक एडिशनल फंडिंग दीजिए, अदरवाइज फिर हमें भी फॉरेस्ट कट करने पड़ेंगे अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने अगर हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा फंडिंग देनी चाहिए इसके लिए। फोकस ऑन इको-सेंट्रिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन इन हिमालयन रीजन शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी with a strong emphasis on preserving the region's ecological balance. This includes promoting ecotourism, ensuring that development projects do not compromise the natural environment. राइट, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने आपको बना के दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऑन इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयाज, राइट। तो आपको वहां की टाउन प्लानिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सो हमने ये तैयार कर लिया है। विल कंपाइल डिजिटल लैंडिंग ऐप। अब आपको पता है काफी लोगों ने सुसाइड किया है डिजिटल लैंडिंग एप्स की वजह से, क्योंकि ये लोग आपको लोन दे देती हैं, उसके बाद आपकी पूरी गैलरी वगैरह का एक्सेस ले लेती हैं, फिर आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, इनके थ्रू आपको नेम एंड शेम किया जाता है अगर आप टाइमली पे नहीं कर पाते हो, ठीक है। और फिर ये उलझुल कंडीशन लगाती है, इंटरेस्ट एंड ऑल दिस। तो भोपाल में हमारे यही एक फैमिली ने अपने दोनों बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया था आफ्टर मेकिंग ए वीडियो कि डिजिटल लैंडिंग ऐप ने उनकी इमेज को पूरी तरीके से शैटर कर दिया है। तो ऐसी एप्स, काफी सारी फेक एप्स है, वो ये भी दिखाती हैं कि हम लोग एक रेगुलेटेड एंटिटी यानी एक बैंक के साथ टाई अप करके काम कर रहे हैं, राइट, ये ऐप क्लेम करती हैं, बट एक्चुअली वो बैंक के साथ उनका टाई अप होता नहीं है। तो इस तरह की फेक एंड फ्रॉड एप्स को के जाल में आप लोग ना फंसे, उसके लिए आरबीआई कंपाइल करेगा एक डिजिटल लैंडिंग ऐप की गाइड, ताकि वहां पे क्लियरली मेंशन हो, आपके पास किसी ऐप की तरफ से ऐसा आता है कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो आप उस वहां पे जाइए आरबीआई के पोर्टल पे, वहां पे चेक कीजिए कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक फलाना रेगुलेटेड एंटिटी, सपोज एसबीआई, उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो आप वहां से वेरीफाई कर लीजिए पहले। To help borrowers verify claims of digital lending apps association with regulated entities, RBI will make available a public repository of DLA on its website. ओके, और ये डेटा सबमिट करेंगे खुद रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे एसबीआई की, हाँ ये ऐप हमारे साथ काम कर रही है। टू प्रोटेक्ट कस्टमर इंटरेस्ट, डेटा प्राइवेसी एंड कंसर्न्स ऑन इंटरेस्ट रेट एंड रिकवरी प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसको कभी हम प्रिपेयर करेंगे कि ये जो फेक एप्स हैं, डिजिटल लैंडिंग एप्स, इनको किस तरीके से बेटर रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉफी आउटपुट में बी सिग्निफिकेंटली लोअर। तो कॉफी के टॉपिक को पूरा डिटेल में प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि पहले प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दिस कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड यहाँ पर आईबीसी को लेकर ही है, ईपी ने इशू करें कुछ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो आईबीसी आज नहीं ले पाएंगे, अपने आप में वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी और सेशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जब हम इकोनॉमी का स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन शुरू कराएंगे आपके साथ, तब वहां पर भी ये सब सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। इस बार हम, पिछले साल मैंने आपको सिर्फ करंट कराया था, इस बार हम स्टैटिक प्लस करंट पूरा कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वी हैव दैट टाइम एंड एज वेल एज आवर सेपरेट टीम। चलिए कॉफी आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी ग्रोइंग कंडीशन। कंडीशन में हमेशा फोकस कीजिएगा, किसी भी क्रॉप के बारे में तैयार करें आप, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है आपकी 12th की एनसीईआरटी में, जब भी आप किसी क्रॉप को तैयार करेंगे फोकस ऑन 5 एस्पेक्ट्स। टेम्परेचर क्या चाहिए उस क्रॉप को, रेनफॉल, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड शेड, इन 5 थीम के अक्रॉस अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। टेम्परेचर, कॉफी के लिए ऑप्टिमल रेंज टेम्परेचर है 15 to 28 डिग्री। दे आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, so high temperature above 30 and strong winds can damage the plant and affect the bean quality. Rainfall, रेनफॉल हमें चाहिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि 4 महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो गई फिर 8 महीने बिल्कुल बारिश ना हो, नो, वी नीड ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद ए डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड अबाउट 2-3 months essential for flowering. एल्टीट्यूड, ऑप्टिमल एल्टीट्यूड है इसके लिए 600 to 1800 मीटर अबव सी लेवल, इसलिए आपने देखा होगा कॉफी हमेशा हिल्स में ग्रो की जाती है। हायर एल्टीट्यूड विद कूलर क्लाइमेट टेंड टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी बीन्स ड्यू टू स्लोअर मैच्योरेशन ऑफ कॉफी चेरीज। सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लूमी रिच सॉइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छा होना चाहिए, और उसका पीएच लेवल स्लाइटली एसिडिक हो सकता है 6 to 6.5।
Coffee plants like Arabica, they thrive under shade, which protects them from the direct sunlight and help maintain the soil moisture. ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉफी की याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन एरिया, मेजोरिटी हमारी जो कॉफी प्रोड्यूस होती है वो होती है सदर्न स्टेट्स में, ठीक है, स्पेशली कर्नाटका जो कि 70% टोटल प्रोडक्शन करता है कॉफी का इंडिया में। बाकी स्टेट सिर्फ 30% करते हैं, जैसे केरल और तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कॉफी प्रोडक्शन होता है, बट 70% तो अकेला कर्नाटका कर देता है। टाइप ऑफ कॉफी एक्सपोर्टेड, फर्स्ट इज अरेबिका। ये अपने माइल्ड फ्लेवर के लिए जानी जाती है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये हमारे प्रोडक्शन का करीब 30% है। 30% अरेबिका वेराइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। रोबस्टा, इट इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, हायर कैफाइन कंटेंट, it is more robust and disease resistant, making it more widely grown variety, contributing around 70% of the production. मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देख लेते हैं, तो यूरोप में इटली, जर्मनी काफी ज्यादा इंडिया से कॉफी लेता है। एशिया में रशिया एंड टर्की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए लेता है और उसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ से काफी कॉफी लेते हैं। एक्सपोर्ट वॉल्यूम की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट अराउंड 70% ऑफ इट्स कॉफी प्रोडक्शन। सिर्फ 30% हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, 70% हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैल्यू एडिशन, तो इंडिया एक्सपोर्ट बोथ ग्रीन कॉफी बीन्स दैट इज अनरोस्टेड एज वेल एज प्रोसेस्ड कॉफी यानी कि रोस्टेड बीन्स। इंडियाज इंस्टेंट कॉफी दैट इज ये सेकंड वाला रोस्टेड बीन, इट इज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन रशिया एज वेल एज यूरोप। Specialty coffee. India is known for its monsoon Malabar coffee, which undergoes a unique aging process during the monsoon season, giving it a distinct flavor. ये स्पेशलिटी कॉफी, ऑर्गेनिक एज वेल एज सिंगल ओरिजिन कॉफी, दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी इन ग्लोबल मार्केट नाउ। गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्केट डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल कॉफी फेयर एंड सो ऑन, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। बट एक्सपोर्ट में चैलेंजेस भी है काफी, जैसे fluctuating global prices, climate change impact on yield, competition from other coffee producing countries like Brazil, Vietnam, Colombia, even Sri Lanka भी। रिसेंट ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो देर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडिया स्पेशलिटी कॉफी, जो भी हमने ऊपर देखी, विद इंक्रीजिंग फोकस ऑन ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। द राइज ऑफ कॉफी कल्चर इन इंडिया हैज ऑल्सो लेड टू हायर डोमेस्टिक कंजम्पशन थ्रू एक्सपोर्ट्स रिमेन ए सिग्निफिकेंट फोकस। 22-23 का डेटा देख लीजिए, अराउंड $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हमने कॉफी, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इटली, जर्मनी, रशिया, बेल्जियम एंड टर्की में। ऑलराइट, तो कॉफी वाला आर्टिकल डन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक, आप कह सकते हैं, न्यू ट्रांसपोर्टेशन मोड डेवलप हो रहा है फ्रांस में। वोलोकॉप्टर कहते हैं इसे। वोलोकॉप्टर, वेलोसिटी एयर टैक्सी इज सीन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट in France to mark the inauguration of first vertiport takeoff and landing runway for flying taxis. ट्रैफिक से बचना है तो इसके थ्रू लोग जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये सब बांग्लादेश वगैरह की सारी बातें हमने कर ली हैं पहले। कुर्स्क रीजन न्यूज में था, यहाँ पे यूक्रेन ने असॉल्ट किया है रशियन फोर्सेस पर। ठीक है, तो कुर्स्क रीजन अगर पूछा जाए तो रशिया में है। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for joining, and do join our Polity Revision course which is starting from tomorrow on the official app of Easy as Pie. ठीक है, अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। Polity course comes separately at 1000 rupees. Yeah. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.